So we are going to take certain questions from maths that came in this year's UPSC CSC prelims, CSAT paper number 2. So first question is, what will be the remainder when this given product is divided by 100? तो हम इस गिवन प्रोडक्ट को एज इट इज़ लिख देंगे और उसके नीचे डिवाइड बाय 100 लिख देंगे। हम देख रहे हैं कि 95 और 100 दोनों 5 से डिविजिबल हैं, दोनों को 5 से काट देंगे, तो फिर 100 को 5 से काटेंगे तो 20 बचेगा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 85 लिखा हुआ है, तो 85 और 20 को अगेन 5 से काट देंगे, तो फिर नीचे जो है वो 4 बच जाएगा। फिर 96 और 4 को फिर से काटेंगे तो नीचे 1 बचेगा। इसका मतलब रिमाइंडर में जो है कुछ बचा नहीं है, तो इस वजह से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 57242 होल की पावर 9 × 7 × 5 × 3 × 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो पावर दी होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसके बेस पे हम आगे अपना आंसर निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है 9 × 7 × 5 × 3 × 1, इसको जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 4 जब कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है 1 आता है। 7 डिवाइड बाई 4 करते हैं, रिमाइंडर 3 आता है, लेकिन हमने यहाँ पे -1 इसलिए लिया है बिकॉज माइनस और पॉजिटिव को इग्नोर करते हुए जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा हमें वो लेना है। और हालांकि 3 लेने से भी आंसर आ जाएगा, बट हमें अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लेना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द माइनस और पॉजिटिव। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन वी हैव द आंसर 1। और जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे 2 की पावर में रख देंगे। 2 power 1 = 2। सो ऑप्शन ए 2 इज़ द राइट आंसर। Here I have also given the explanation that taken -1 because we have to take the smallest number। पॉजिटिव में कम मिल जाए तो पॉजिटिव ले लेंगे या नेगेटिव में कम मिल जाए तो नेगेटिव ले लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ABC and DEF are both 3-digit number such that ABCDEF are distinct non-zero digits such that ABC plus DEF is equal to 1 1 1 1, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? तो यहाँ पे जो ये ABC plus DEF है इसको हम ऐसे लिख देंगे और उसके नीचे हम देख रहे हैं कि 1 1 1 1 उसका आंसर है। तो C और F के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब C plus F मस्ट बी 11। और ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो C और F के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी? 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। C 2 है, F 9 है, या तो C 3 है, F 8 है, या तो C 4 है, F 7 है। हम रैंडमली C को 2 मान लेते हैं और F को 9 मान लेते हैं। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि 9 + 2 11, 1 और 1 कैरी पे चला गया। तो अब जब 1 कैरी पे गया है तो B + E + 1 करेंगे तब 11 आएगा। तो B + E 10 है। अब हमने पहले C को रैंडमली 2 लिया था, अब हम B को रैंडमली 3 ले लेते हैं, तो E हमारा है 7 हो जाएगा। तो फिर अगेन जब हम यहाँ पे सम लिखेंगे तो यहाँ पे 3 + 7 + 1 11, 1 और 1 पावर पे चढ़ जाएगा A के ऊपर। तो फिर अगेन A + D + 1 = 11 हो जाएगा। A + D इसका मतलब 10 हो जाएगा और हम 2 और 3 पहले खपा चुके हैं, तो बचा क्या? A को हम 4 ले लेते हैं और D को 6 ले लेते हैं। तो अब जब हम ये करके सम करके देखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो उस केस में हम ये सारे डिजिट्स के सम करेंगे, तो 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9, देन द सम कम्स अप टू बी 31। और जो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है 31। सो 31 इज़ द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। D is a 3-digit number such that ratio of number to sum of its digit is least. What is difference between digit at hundreds place and digit at units place of D? So D एक 3-digit नंबर है, तो हमने सपोज कर लिया कि भाई 3-digit नंबर XYZ है। तो XYZ को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 100x + 10y + z। सो हमें जो है क्वेश्चन के हिसाब से 100x + 10y + z अपॉन x + y + z इज़ मिनिमम। सो फॉर मिनिमम हमें पता है कि ये जो है ये मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए न्यूमरेटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा होगा और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो जो रिज़ल्ट है वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो क्योंकि ये 3-digit नंबर है हमें पता है, तो हम x को 0 नहीं रख सकते हैं। हम x को 0 रख देंगे तो 2-digit नंबर बन जाएगा।
तो मिनिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू x की 1 हो सकती है, तो अगर हम 1 रख देते हैं, और क्योंकि मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर का भी बड़ा होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम z को यहाँ पे मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे। तो z का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। तो 1 और 9 के बीच का गैप होता है 8, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 3 डिजिट नंबर है ABC, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं D के साथ तो उत्तर आता है 37DD, जहाँ पे ABCD अलग अलग नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। हमें A प्लस B प्लस C की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें जो दे रखा है कि ABC को जब हम D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 37DD आ जा रहा है। अब हम यहाँ पे रिवर्स करके जाएंगे, मतलब हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 18 दे रखा है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखे बिना, कुछ भी देखे बिना, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ABC इंटू डी इज इक्वल टू 37DD, तो यानी कि अगर हम देखें 900 इंटू 4 जो होता है वो 3600 होता है, तो समवेयर अराउंड 3600 ही है, 3700 कुछ। तो यहाँ पे हिंट आ रहा है हमें कि हम ए को जो है 9 कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 18 है। तो मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 18 है, और हमने a को 9 कंसिडर कर लिया, और क्योंकि हमने देखा कि हिंट के हिसाब से हमने जो अपने मन में सोचा कि 900 इंटू 4 3600 आता है, तो हमने मान लिया कि भाई d जो है वो 4 है, तो a हमारा 9 हमने मान लिया और d को 4 मान लिया। तो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 18 है और a 9 है हमारा, तो b प्लस सी जो है वो 9 हो गया। b प्लस सी जब 9 होगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी b और c के लिए? b1 c8, b2 c7, b3 c6, b6 c3, b7 c2, b8 c1। और c इंटू डी जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें c और d का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का यूनिट प्लेस d ही होगा। तो यहाँ पे जो है हमने d को 4 लिया है, यहाँ पे c की वैल्यूज़ हम देखते हैं और उसको d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा उस जो रिजल्ट का यूनिट प्लेस जो है वो d ही आना चाहिए। 8 4 ज़ा 32, तो 4 और 2 सेम नहीं होता। 7 4 ज़ा 28, 4 और 8 सेम नहीं होता। 6 4 ज़ा 24, 4 और 4, यानी कि 6 को जब हम c की वैल्यू 6 ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो हमें चाहिए। तो c इंटू डी एज यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे है 8 4 32 नहीं आएगा, तो 6 इंटू 4 24 में आ रहा है, वही यूनिट प्लेस आ रहा है। c को जब हम 6 लेंगे तो c और b का सम जो है वो 9 है, b ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ को जब हम पुट करके देखेंगे तो हमारा आंसर 3744 आ जाएगा। तो हमारा जो है 18 को जब हमने ऑप्शन को लेके चला तो वो सही आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। Next question, for any choice of values of xyz, the 6-digit number of the form xyz is divisible by what? तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक हमें याद रखना है। कभी भी 2 डिजिट्स जब रिपीट होंगी, जैसे ए बी या फिर ए बी ऐसे जितने भी बार रिपीट हों, तो ऐसे केस में हमें यूनिट्स प्लेस जो है उसको इग्नोर कर देना है, और बचे हुए जितने भी डिजिट्स हैं उनके लिए 1 0 1 0 1 0 करके लिखते जाना है। तो यहाँ देखिए, अंतिम डिजिट के लिए कुछ नहीं लिखना। लाइक ए बी अगर 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए क्या होगा? 1 0 1 0 1। ये क्या है 1 0 1? ये जो गिवन नंबर है, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, चाहे वो जितनी बार भी रिपीट हो जाए, वो नंबर ऑफ डिजिट्स में से एक डिजिट कम कर देंगे तो बची हुई जितने भी डिजिट्स होगी, और उतने बार 1 0 1 0 1 0 लिखेंगे तो वो उससे डिविजिबल होगा। लाइक ए बी इज डिविजिबल बाई 1 0 1। सिमिलरली यहाँ पे ए बी इज डिविजिबल बाई 1 0 1 0 1 0 1। सिमिलरली अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है, तो ये डिविजिबल है इस नंबर से। लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, वह वो दिया है, तो उसके लिए ये ट्रिक हमें लगाना है। कोई भी 3 डिजिट नंबर ए बी सी के फॉर्म में है, यानी 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो वो 1 0 0 1 से डिविजिबल होगा। दिस वी हैव टू मग अप, वी हैव टू रिमेंबर दिस। और 1 0 0 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको सिंप्लीफाई और सही तरीके से लिख सकते हैं आप, 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हमें पता है इस ट्रिक के माध्यम से कि ए बी सी के फॉर्म में कोई भी नंबर हो,
दैट इज सर्टेनली डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13, क्योंकि 1001 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 11, सो इट्स ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 13 एंड 7 एंड 11. सो द क्वेश्चन दैट वी हैव इज आस्किंग द सेम थिंग. XYZ के फॉर्म में जो है वो किससे डिविजिबल होगा, वो 7, 11 और 13 से होगा. सो इफ़ वी नो द ट्रिक वी डोंट इवन हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, वी डायरेक्टली रीच टू द आंसर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let x be positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? So on first sight हमें लगता है देख के कि this question might be of divisibility, but the question is not of divisibility. Let us see how. See, when we solve 7x plus 96 is divisible by 7, so we write it like this: 7x plus 96 divided by 7. We can separate it. इसको अलग अलग कर लेते हैं. 7x by 7 plus 96 by 7. हम देख रहे हैं 7x by 7 में जो है x कट गया, 7 बचा, तो यहाँ 7 बचा और उसमें जब हम 96 ऐड कर रहे हैं तो सर्टेनली डिविजिबल बाई 7 है. इसका मतलब 96 जो है इट हैज़ टू बी सर्टेनली बी डिविजिबल बाई x. तो x इज अ फैक्टर ऑफ 96, सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96 हेयर. सो 96 इज इक्वल टू 32 इंटू 3. वी कैन राइट इट लाइक दिस, 32 इंटू 3. सो 32 कैन बी रिटन एज 2 power 5 and 3 can be written as 3 power 1. So we have to see number of factors of 96. That is going to be the answer. And for the number of factors of 96, we have to see the powers of the result. 2 power 5 into 3 power 1. And we have to add 1 to that power. 5 plus 1, 6. 1 plus 1, 2. 6 into 2, we have 12. So our answer is 12. Now let us go to the next question. If P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q into R plus S? Now we have to remember this single thing very clearly, that whenever greatest value is asking, it is asking us to find the maximum value. मैक्सिमम वैल्यू के लिए दो चीज़ों का जब प्रोडक्ट किया जाता है तो उन दोनों को इक्वल करके हम रख के देखते हैं, तो वैसे में हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है. इस सिनेरियो में हम P प्लस Q को R प्लस S के इक्वल रख के रखेंगे. तो P प्लस Q जब R प्लस S के इक्वल होगा तो इसका मतलब कि P प्लस Q का स्क्वायर भी R प्लस S के स्क्वायर के इक्वल होगा. यानी कि हमारा जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए. कैसे, यहाँ पे आप देखिए, दो संख्याओं के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें बराबर रखना होता है. P प्लस क्यू आर प्लस एस. हमने मान लिया P प्लस क्यू जो है वो x है, R प्लस एस y है, और इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है. तो x को y से इक्वेट कर देंगे, P प्लस क्यू को R प्लस एस से इक्वेट कर देंगे. और क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो मैक्सिमम क्या होगा, सिंगल डिजिट 9, 8, 7, 6. और हम देख रहे हैं 9 प्लस 8 करेंगे तो 17 आएगा, फिर 7 प्लस 6 करेंगे तो 13 आएगा. 17 और 13 इक्वल नहीं होता, इस वजह से 9 और 6 लेंगे और 8 और 7 लेंगे. दोनों तरफ का सम 15 यानी कि हमने जो है मैक्सिमाइज करने के लिए LHS इक्वल टू RHS कर दिया. और यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है LHS और RHS का, तो दोनों को प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा. और शॉर्टकट के लिए हमें जब वी डोंट इवन हैव टू लुक एट द ऑप्शंस, उसके लिए अगर ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में से बस एक ही परफेक्ट स्क्वायर दिया है, देन वी कैन डायरेक्टली मार्क दैट एज द आंसर. 230, 224, 221 कोई किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 225 परफेक्ट स्क्वायर है, सो यू कैन डायरेक्टली मार्क 225 एज द आंसर. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? तो हमें याद रखना है 7, 11 और 13 के लिए रूल होता है, कोई भी नंबर जो हमें दे रखा है कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर, तो हमें उसको 3 के पेयर बना देने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रैंडमली हमने ले लिया 4, 5, 6, 1, 2, 3, तो 4, 5, 6 का पेयर एक पेयर हो गया, 1, 2, 3 का एक पेयर हो गया, 3 का जोड़ा हो गया. तो जो है 4, 5, 6 माइनस 1, 2, 3 कर देना है. जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके देखना है कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं है. अगर वो आंसर उससे डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर भी उससे डिविजिबल होगा. अब यही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है. 9 को जब हम 99 टाइम्स लिखेंगे तो आगे के ये 3 9 यहाँ से उठा लेंगे और 3 9 उठा लेंगे, 6 9 उठा लेंगे, उसमें से 3 का यहाँ पे लिख के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 999 माइनस 999. अब देख रहे हैं हमें कि हमारा जो है रिजल्ट 0 आ रहा है. इसका मतलब
जो है दैट इज़ डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13, हमें बस 13 का बताना है, तो दैट इज़ डिविजिबल बाई 13। तो हम देख रहे हैं कि 6 डिजिट्स जो हैं वो 9 की वो कैंसिल कर दे रही हैं, दैट मतलब कि वो डिविजिबल हैं 13 से, 6 डिजिट्स 9 की। तो हम 6 6 6 का ग्रुप जब हम रिपीट करेंगे तो वो 96 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 19, 96, 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96। सो हमारे बचे क्या, 999 यानी 39 बच गए। अब उनको हम फिर 13 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 11 आएगा। सो इन दैट सिनेरियो द आंसर इज ऑप्शन ए 11। सो अगेन रिपीटिंग दिस कि वेन एवर सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि वो 13, 7, 11 इनमें से कोई भी उनसे डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम 3 3 का पेयर बना देंगे और उसको माइनस करेंगे। अगर फिर उसका हम जो है देखेंगे कि वो 7, 11 या 13 जो भी गिवन है क्वेश्चन में उससे डिविजिबल है या नहीं है, वो डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, वॉट इज सम ऑफ डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। अब ये 1 1 1 वाली सीरीज़ है तो 1 1 का स्क्वायर 1 2 1, 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, यानी कि जितने बार 1 आया है उतने बार हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 5 बार आया है तो हम 5 1 2 3 4 5 लिख देंगे, 4 3 2 1 लिख देंगे, रिवर्स करके लिख देंगे। और फिर जो है सम ऑफ डिजिट्स क्या है, जितने बार 1 आया है उतने बार का स्क्वायर। जैसे यहाँ 5 बार 1 आया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 9 बार 1 आया है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर 81। ऑप्शन सी 81 इज द राइट आंसर। व्हाट इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन द ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 100 टू फ्रॉम 10 टू 100, सॉरी। सो हम देख रहे हैं कि 10 टू 100 के लिए क्या है, 10 11 12 13 करके 19 तक जाएगा, फिर 20 21 22 ऐसे करके 90 से 99 तक हम ले लेंगे। 100 तक बताना है, अभी हमने 100 को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो 10th डिजिट है, जैसे 10 11 12 13 ये 19 तक जब जा रहा है तो 10th प्लेस जो है वो यहाँ पे 10 बार आ रहा है। ऐसे ही 20 की सीरीज़ में 10th प्लेस 10 बार आ रहा है, ऐसे करते करते 90 की सीरीज़ में 10th प्लेस 10 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 टिल 9 इंटू 10 वो 10 टाइम्स आ रहा है। अब यूनिट्स प्लेस जो है वो यहाँ पे 0 0 0 है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसका सम 0 ही होता है। तो यूनिट्स प्लेस जो है वो 9 टाइम्स आ रहा है। 1 जो है यहाँ पे 11 यूनिट्स प्लेस का 1 जो है 11 में एक बार आ रहा है, 21 में एक बार आ रहा है, 31 में एक बार आ रहा है, ऐसे करके 9 टाइम्स आ रहा है। ऐसे करके ये टोटल 9 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम सम कर देंगे। अब देख रहे हैं 1 + 2 + 3 अप टू 9, ये यहाँ पे 10 बार आ रहा है, यहाँ पे 9 टाइम्स आ रहा है, तो टोटल 19 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, n + 1/2, तो हमारा आंसर जो है 855 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया भी हुआ है, लेकिन वो आंसर गलत होगा बिकॉज 100 के अंदर भी एक डिजिट मौजूद है 1, जिसको हम उस सम में ऐड करना है। 855 + 1 = 856। Now we move on to the 856. So option B 856 is the right answer. So now we move on to the next question. A principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which of the following is correct? R is equal to S, R greater than S, R less than S, R less than equal to S. तो प्रिंसिपल P यहाँ पे जो है उसको जब हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है 1 साल के लिए तो R% रेट पे, तो अमाउंट Q बन जाता है। और सेम प्रिंसिपल को जब जो है 1 साल के लिए कंपाउंड किया जाता है एनुअली तो वो जो है अमाउंट Q बन जाता है। तो हमें ये बताना है कि जो है R और S यानी रेट के बीच में, दोनों के रेट के बीच में क्या रिलेशन है। अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल जितने ज़्यादा बार आप कंपाउंड करोगे, जितने ज़्यादा बार आप इंटरेस्ट को कंपाउंड करोगे, लाइक एनुअली एक होता है, एक हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, जितने ज़्यादा बार कंपाउंड करोगे उतना ज़्यादा आपका अमाउंट बन करके आएगा। अब अमाउंट यहाँ पे हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के हिसाब से अमाउंट जो है वो Q जब R% रेट है तो अमाउंट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब ईयरली कंपाउंड हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, बस एक बार कंपाउंड हो रहा है साल में, तो ऑब्वियसली वो कम आना चाहिए अमाउंट, लेकिन अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम अगर है तो वो ऑब्वियसली कैसे रहा होगा, तभी ना सेम पहुंचा होगा जब S यहाँ पे जो रेट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब 2 बार आप कंपाउंड कर रहे हो उसको तो वो जो है वो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं हम अमाउंट सेम आया है, वो तभी आया है सेम जब S ज़्यादा है R से।
समय जितना कम ब्याज उतना ज़्यादा, इफ़ रेट कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, देन अमाउंट कंपाउंडेड. दिस इज अ जनरल understanding that quarterly, if compounded quarterly, then that is greater than the half yearly, then greater than yearly, the amount that we receive. So in that scenario, since the amount is same, S must be greater than R. Option C, R less than S is the right answer. सो आई हैव ऑल्सो गिवन एक्सप्लेनेशन है, कायदे से इसका इंटरेस्ट ज़्यादा बनना चाहिए ओवरऑल 1 साल का, लेकिन दोनों का सेम इंटरेस्ट बना है बिकॉज अमाउंट इज इक्वल टू क्यू इन बोथ द केसेस. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एस इज़ ग्रेटर देन, एस इज़ हायर एंड आर इज़ लोअर, सो एस इज़ ग्रेटर देन आर. सो ऑप्शन सी, आर लेस देन एस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड. कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और हमें पता है कि 4 डिजिट का वो नंबर होना ही चाहिए. अब हम मान लेते हैं 4 डिजिट का जो नंबर है, यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स थाउजेंड्स प्लेस जो होगा उस पर अगर हम 1 के अलावा कुछ भी रख देंगे, जैसे 2 रख दिया और बचे हुए कोई भी डिजिट यहाँ पे दिए हुए में से लिख देंगे तो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा. तो हमें 2000 से कम चाहिए, तो इसका मतलब श्योर शॉट 1000 प्लेस पे 1 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता 1000 प्लेस पे. और 1000 प्लेस पे हमने 1 रख दिया और उसके बाद जो भी संख्याएं दी हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हम उन संख्याओं को एज इट इज़ लिख देते हैं 2 3 4. और फिर क्योंकि पता है 1000 प्लेस पे 1 है तो 1 और 2 को यहाँ पे रखते हुए हम फिर 3 और प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं, 3 और 4 को 4 3, फिर ऐसे ही 1 3 ले लेंगे और 2 4 लिख देंगे, फिर 2 4 को आपस में बदल देंगे, 4 2 हो जाएगा और फिर 1 4 लेके 2 3 और फिर 2 3 को बदल के 3 2. तो इसका सम जब हम निकालेंगे तो 7998 आएगा. तो इसमें हमारे ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 7998, वो जो है वो सही आंसर है. सो अगला क्वेश्चन, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन. द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड, सेकेंड टेक 39, थर्ड 60 टू चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड. ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम. At 2 PM they together turn green. At what time they'll change to green next simultaneously. So यहाँ पे हड़बड़ी में what we will do that we will take the LCM of the given numbers and we will say कि उसका जो हम जो है उसमें जो हमारा मिनट्स में उसको हम कन्वर्ट करके 2 PM में ऐड कर देंगे और हम सोचेंगे आंसर आ जाएगा. बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ये जो सेकेंड्स दिए हैं वो ग्रीन से रेड होने में इतना समय लगेगा, लेकिन ग्रीन से ग्रीन होने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है. तो उसमें क्या है, जो भी यहाँ पे हमारा टाइम दिया है इसका एलसीएम लेंगे, उसका जो टाइम आएगा उसको ट्वाइस कर देंगे, उसको 2 PM में ऐड करेंगे, तब जाके आंसर आएगा. तो ग्रीन से रेड होने में 25 सेकंड. और यहाँ पे ये भी दिया है कि बोथ सिग्नल टेक इक्वल टाइम, मतलब यहाँ पे द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम. सो ग्रीन से रेड में 25, रेड से ग्रीन 25, यहाँ पे ऐसे जो है टोटल टाइम लगेगा. तो यहाँ पे 25 + 25 50. एक ये भी तरीका है कि यहाँ पे आप यहीं पे आप टाइम का सम कर लें और उसका एलसीएम निकाल के जो है सेकेंड्स में उसको कन्वर्ट कर दें मिनट्स में. और फिर वो मिनट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटा और 10 मिनट होगा. तो 2 बजे में 2 घंटा 10 मिनट जोड़ते हैं तो 4:10 आता है. या एक ये भी तरीका है, आप सीधा जो टाइम दिया उसका एलसीएम लो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और फिर वो सेकंड्स होगा और उसको कन्वर्ट कर दो मिनट में, और उस जो 2 घंटा 10 मिनट होगा उसको 2 बजे में ऐड करोगे तो 4:10 हो जाएगा. हरे से हरा करना है ना कि लाल, इसलिए गिवन टाइम को 2 बार रिपीट किया जा रहा है. सो 4:10 यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है 4:10. सो ये हमारा राइट आंसर है. अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. रिमाइंडर बताना है 2 की पावर 192 डिवाइडेड बाई 6. सो यहाँ पे क्या है, अगेन 192 जो है उसको हम 4 से भाग करेंगे. जब 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा. तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे. सो राइट 4 इन प्लेस ऑफ पावर. 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 16/6. अब यहाँ पे जो है रिमाइंडर 4 आ जाएगा. तो हमारा ऑप्शन डी 4 राइट आंसर है. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 of the 5 positive integers are even and 2 of them are odd, not necessarily in order. Consider the following. This is definitely even, this is definitely odd. Which of the above statement are correct? So हमें पता है कि जैसे ये देखिए, इसमें से 3 इवन है और 2 ऑड है. अब 3 इवन है 2 ऑड है. इवन प्लस इवन हमेशा जो है वो इवन ही होता है
और ऑड प्लस ऑड जैसे 1 और 3 है, ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन। अब हम मान लेते हैं पहले 3 इवन है और ये 2 ऑड है। पहले 3 या जो भी कुछ भी मानना है हमें, 2 इसमें से 3 इवन होंगे उसका इवन ही सम होगा, और 2 ऑड होंगे उनका सम भी इवन ही होगा। तो ये डेफिनेटली इवन होगा ही होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस माइनस एस प्लस टी, वो माइनस को बाहर निकाल दिया, कॉमन कर दिया, एस प्लस टी डेफिनेटली इवन। दिस फॉलोज फ्रॉम फॉर एनी 3 बीइंग इवन एंड रेस्ट 2 ऑड। सो हमारे स्टेटमेंट 1 जो है वो डेफिनेटली करेक्ट है। P प्लस क्यू प्लस आर विच इज़ इवन, we have taken to be even and sum of 2 odd numbers is also even। so हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हम यहीं पे देखते हैं, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, क्या ये डेफिनेटली ऑड होगा? अब हम बिल्कुल सपोज नहीं करेंगे कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, बस हमें ये पता है कि 3 इवन है 3 ऑड है, लेकिन यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव, क्योंकि ऑड नंबर को 2 गुना करोगे तो इवन ही आएगा। तो इसका मतलब 2p डेफिनेटली इवन है ही है, 2r भी इवन है, 2s भी इवन है। अब माइनस करो प्लस करो भैया, रिजल्ट तो इवन ही आएगा। बचा q और t। अब q और t के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, आप q और t दोनों को इवन ले लो, दोनों को ऑड ले लो, या फिर एक को इवन या एक को ऑड ले लो। दोनों को आप इवन लोगे q और t को तो आंसर इवन आएगा। q और t को दोनों को ऑड लोगे तो भी सम इवन आएगा। अभी हमने देखा कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। q को ऑड ले लोगे, t को इवन ले लोगे, तो जैसे q ऑड 1 t इवन 2, तो 1 प्लस 2 3। अब 3 जो है वो ऑड होता है, लेकिन डेफिनेटली ऑड नहीं होगा। हमने पहले 2 जो सिनेरियो देखे, q और t दोनों को जब हमने इवन लिया और दोनों को ऑड लिया, तो उस केस में इवन आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑड नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही सही है। तो आंसर ए 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। So these were around 16 questions from the maths section. Thank you.